Fine. So, in the previous class, we studied naive Bayes algorithm. Okay. हमने ये जो naive Bayes सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग algorithm जो कि प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, इसके बारे में पढ़ा, समझा, इसके डिफरेंट टाइप्स जो होती हैं, उनका जो यूज़ है कि आप मल्टीनोमियल नेव बेस की बात करें, बर्नौली नेव बेस की बात करें, गॉशन नेव बेस की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू द डेटा हमें टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है तो हम मल्टीनोमियल का यूज़ कर रहे हैं। हमें अदर देन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है जहाँ पर आपके डेटा में जो फीचर्स हैं वो न्यूमेरिकल इन नेचर हैं, तो आप गॉशन नेव बेस का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये नेव बेस की जितनी भी अल्गोरिदम्स हैं, करस्पॉन्डिंग टू द डेटा आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं एंड क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि नेव बेस एक क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम है। ओके, फाइन। और ये हमारी जो पढ़ने के लिए सुपरवाइज्ड के अंदर लास्ट एल्गोरिदम थी जिसको हमने कवर अप करा। इस बीच में मैंने जो है कोडिंग की हेल्प से आपको काउंट वेक्टराइजर एंड टीएफ-आईडीएफ कल की क्लास में ये समझाया। ठीक है, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ये कॉन्सेप्ट भी जो है कल की क्लास में हमारा हुआ है। ठीक है, जब मैं आपको कोडिंग करवा रहा था। ठीक है, अब आज की क्लास से मुझे अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जो है वो शुरू करना है। सो लेट मी टॉक अबाउट अनसुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ओके, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो मशीन लर्निंग है उसमें इन जनरल टू टाइप्स के जो है वो टास्क परफॉर्म होते हैं, दैट इज सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड में आपने ये पढ़ा, अभी तक जो हम देखते आ रहे हैं, जो डेटा था उसमें लेबल थे। दैट मीन्स आपके पास टारगेट अवेलेबल था डेटा के अंदर। ओके, जो आपको अचीव करना है। ठीक है, सुपरवाइज में ये चीज थी। एंड आप जो अल्गोरिदम्स यूज कर रहे थे सुपरवाइज्ड के अंदर, उसमें रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये दोनों प्रकार की टेक्निक है जो आप फॉलो कर रहे थे। ठीक है, आपने कई एल्गोरिदम्स पढ़ी इस बीच में इनके साथ। ओके, हाउएवर इन केस ऑफ अनसुपरवाइज्ड, ये एक ऐसी मशीन लर्निंग टेक्निक है जहां पर आपके पास अनलेबल्ड डेटा, ओके, यू आर हैविंग अनलेबल्ड डेटा, दैट मीन्स आपके पास यहां पर टारगेट नहीं है। ओके, फाइन, दैट इज वाई वी आर सेइंग इट एज अनसुपरवाइज्ड। क्योंकि सुपरवाइज में सुपरविजन है, सुपरवाइज में डायरेक्शन है, सुपरवाइज में गाइडेंस है, सुपरवाइज में डेटा में लेबल्ड है, सुपरवाइज में डेटा में टारगेट है। लेकिन अनसुपरवाइज में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो डेटा यहाँ पर गिवन है, लेट मी मेक अ डेटा ऑल्सो, ये आपका डेटा होगा। ओके, अनसुपरवाइज्ड का। ओके, और ये जो अनसुपरवाइज्ड का डेटा है, ओके, यहाँ पर आपके पास जो कि नॉर्मली सुपरवाइज में हुआ करता था वाई, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड फीचर्स हैं, जैसे x1 x2 x3 x4, ये आपके पास फीचर्स अवेलेबल है, कोई टारगेट नहीं है यहाँ। तभी मैं इसको अनलेबल्ड बोल रहा हूँ। ओके, ये बात मुझे ध्यान में रखना पड़ेगी। ओके, तो भाई, जैसे कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं, ओके, जैसे मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, बट आप खुद से अपनी तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग रिसोर्स से किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप जो है डेटा या जो है नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये अनसुपरवाइज्ड की कैटेगरी में आएगा। और यदि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ऐसा लिखिए और आप उसको लिख रहे हैं, ओके, तो ये आपके सुपरविजन की कैटेगरी के अंदर आएगा। ऑलराइट, फिलहाल हमें अनसुपरवाइज्ड की बात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर मशीन लर्निंग, एमएल, को आपने बताया था कि मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जहां पर हम चाहते हैं कि मशीन सीखे। ठीक है, वी वांट अ मशीन टू लर्न।
और मशीन को लर्न करवाने का मतलब ये है कि भाई आप जो है इस मशीन में डेटा दोगे और डेटा की ट्रेनिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ अल्गोरिदम। ओके, एंड तब जाकर मशीन सीखेगी। ओके, ठीक। और अभी आप ये कह रहे हो कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यानी मशीन को सिखाना तो है, लेकिन आपने टारगेट नहीं दिया। तो जब मशीन को मैं सिखा रहा हूं और मैं उसको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूं, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? दैट इज अ क्वेश्चन। आप बिना लेबल के, बिना टारगेट के कोई भी काम कैसे कर सकते हो? ये तो संभव नहीं है। ओके, तो भाई बात ऐसी मैं समझ पाया हूँ यहाँ पर अनसुपरवाइज्ड के केस के अंदर, वो ये है कि भाई भले ही आपने यहाँ टारगेट नहीं दिया हो, भले ही आपने यहाँ पर लेबल नहीं दिया हो, बट अल्टीमेटली आपको यहाँ पर जो एल्गोरिथम होगी, दैट विल बी आइडेंटिफाइंग द सिमिलैरिटी इन द डेटा। ठीक है, वो सिमिलैरिटी निकालेगी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट कहता है मशीन लर्निंग का, वो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन द डेटा। ठीक है, आप ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाकर क्या करना चाह रहे हो? आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो डेटा के अंदर। पैटर्न्स आइडेंटिफिकेशन का मतलब यह है कि आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो। ओके, रिलेशनशिप आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो, लेकिन क्योंकि ये अनसुपरवाइज्ड है तो मेरे पास यहाँ पर टारगेट तो है ही नहीं, वाई तो है ही नहीं। मेरे पास जितने भी हैं सब एक्स हैं, जैसे कि x1 x2 ये सारे के सारे हैं मेरे पास। ओके, तो मेरे पास टारगेट तो है ही नहीं। तो सर आप किस टाइप के पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हो? तो मैं ऐसा आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ जहां पर मैं डेटा पॉइंट्स में सिमिलैरिटी निकाल सकूं। ओके, दैट्स व्हाट आई वांट। दैट मीन्स सिमिलैरिटी निकालना। जैसे लेट मी शो यू। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर। ओके, फाइन, लेट मी शो यू एग्जाम्पल। लेट मी शेयर माई एंटायर स्क्रीन नाउ। मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए और उससे समझने की कोशिश करिएगा। फाइन, सो हियर इज एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू इट, जैसे कि ये रहा। ओके, फाइन, ये आपका अनसुपरवाइज्ड है, यहाँ पर कोई टारगेट नहीं है। सुपरवाइज्ड में टारगेट था। ठीक है, ये वाली बात है। फाइन, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। दिस इज द एग्जाम्पल रिलेटेड टू अनसुपरवाइज्ड। और जैसा कि आप यहाँ देखें, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। आपने एक डेटा इनपुट दिया। ओके, ये आपने डेटा दिया। ठीक है, इसमें आप ये देख रहे हैं कि डॉग एंड कैट्स की इमेजेस हैं। दैट मीन्स यू आर अवेलेबल विद द डेटा ऑफ डॉग एंड कैट्स, बट यू आर नॉट लेबलिंग देम एज अ डॉग एंड कैट। नो, यू आर नॉट डूइंग दैट। मेरे पास ये इमेजेस हैं, मेरे पास ये डेटा है, मेरे पास ये फीचर्स हैं जिसमें डॉग और कैट के बारे में है। ठीक है, अब क्योंकि ये लेबल्ड नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा जो डेटा सेट नहीं बनाया गया है जिसमें यहाँ पर वाई में ये मेंशन करा गया हो कि ये डॉग है और ये कैट है ना। ओनली आई एम अवेलेबल विद द फीचर्स ऑफ डॉग एंड द कैट। ठीक है, ये मेरे पास होगा, वही मैंने सप्लाई करा है यहाँ पर अल्गोरिदम के अंदर। जो मेरी अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग अल्गोरिदम है, मैं पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, तो आई हैव गिवन दिस थिंग टू माय अल्गोरिदम और टू माय मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल मैंने दिया है उसको। ठीक है, फाइन। और वो क्या कर रहा है बाद में, आउटपुट जो है वो डॉग और कैट को सेपरेट कर रहा। यानी कि अल्टीमेटली वो क्या करेगा, आपने जो डेटा दिया है, ये जो डेटा आपने दिया है डॉग और कैट का, वो क्या करेगा, उसे सेपरेट करेगा, उसकी ग्रुपिंग कर देगा वो। मतलब जिन डेटा पॉइंट्स में, जिन फीचर्स में सिमिलैरिटी उसको आइडेंटिफाई हुई, उनका अलग ग्रुप बना देगा, और जिनमें नहीं हुई उनका वो अलग ग्रुप बना देगा। यानी वो डॉग का अलग ग्रुप बना देगा और कैट का अलग ग्रुप बना देगा। दैट्स व्हाट इट विल डू। अब ये समझने वाली बात है कि ये टास्क हुआ कैसे। देखिए, आप यदि कोई डेटा सेट बनाते हो, ठीक है, इफ यू मेक अ डेटा सेट, इफ यू लुक आउट फॉर अ डेटा सेट,
जैसे कि मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ओके, जस्ट मेक अ डेटा, यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा इस बारे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स का डेटा सेट है, डॉग और कैट का ही जो है वो डेटा सेट है, और यहाँ पर लिखा गया है जैसे कि कलर। ठीक है, कलर एक फीचर है, तो डॉग का कलर भाई ब्लैक हो सकता है, कैट का कलर भी ब्लैक हो सकता है, वाइड भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद द काइंड ऑफ साउंड दे प्रोड्यूस, तो डॉग जो है वो बार्क करता है। ठीक है, और जो कैट है वो मियाऊ करती है। ये एक यहाँ पर चीज लिखी गई है। फिर यदि अपन खाने की बात करें, फूड की बात करें, व्हाट डू दे ईट, तो जैसे कि हम कहें कि आई थिंक वेज मतलब नॉन वेज, वो तो जो भी है वो तो खा सकते हैं, ये एनिमल्स ऐसे हैं, तो कार्निवोरस हो गए, कार्निवोरस कार्निवोरस। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और फीचर की बात करें तो लेग्स की बात करें तो 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। ठीक है, देन फिर उनके फेस की बात करें। ठीक है, फेस की बात करें तो यहाँ पर फेस कुछ डिफरेंट होगा। तो ऐसे करके मेरे पास एक डेटा सेट है जिसमें इन दोनों जानवरों के बारे में ये एंट्रीज हैं मेंशन यहाँ पर। ठीक है, एंट्रीज मेंशन है। अब मेरा मशीन लर्निंग मॉडल जिसको मैं ये डेटा दूंगा, वो क्या करेगा, ये जो एंट्रीज हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑलराइट, उन्हीं के करस्पॉन्डिंग आइडेंटिफाई करेगा कि और कैसी दूसरी एंट्रीज हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ इफ आई एम गोइंग टू प्लॉट दीज पॉइंट्स, यदि मैं इनको प्लॉट करूं इन पॉइंट्स को, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो डॉग के फीचर्स हैं या जो डॉग के पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मुझे बनते हुए मिलेंगे, और जो कैट के पॉइंट्स है वो मुझे यहाँ पर बनते हुए मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कैट का जो डेटा है उनके पॉइंटों में सिमिलैरिटी होगी, और जो डॉग का डेटा है उसके पॉइंट में सिमिलैरिटी होगी, तो ऐसा मुझे बनते हुए यहाँ पर मिलेंगे। ये डॉग का होगा और ये कैट का होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है उसका काम है ग्रुप करना, ग्रुपिंग। क्योंकि भाई आपने उसको लेबल तो दिया नहीं, आपने उसे टारगेट तो दिया नहीं, तो उससे क्या अचीव करवाओगे? बिना लेबल, बिना टारगेट, बिना गोल कोई भी काम कैसे संभव है? वो तो हो ही नहीं सकता। तो भाई मेरे को यदि अल्गोरिदम चलाना है डेटा पे तो उससे कुछ अचीव तो करवाना पड़ेगा ना मेरे को। ठीक है, उससे कुछ हल तो निकले। तो हल ये निकल रहा है कि आप जो है लेबल्ड कर दो डेटा को, यानी इनिशियली डेटा अनलेबल्ड है। इनिशियली ये दिया ही नहीं है कि भाई ये फीचर कैट का था, ये फीचर डॉग का है, लेकिन आपने अल्गोरिथम चलाई, अल्गोरिथम चलाने के बाद सेम सिमिलैरिटी वाले फीचर्स एक जगह इकट्ठे हो गए, वो पॉइंट्स इकट्ठे हो गए, और उससे मेरे को ये पता चल गया कि भाई ये डॉग है, ये कैट है। यानी अल्टीमेटली आपने अनलेबल्ड डेटा को ग्रुप करके ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, ग्रुप करके सिमिलैरिटी के बेसिस पर आपने उसे लेबल्ड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दैट्स व्हाट यू डिड। ये काम होता है अनसुपरवाइज्ड के अंदर। ठीक है, ग्रुपिंग वाली जो बात है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, ये सुपरवाइज में काम होता है। ठीक है, तो अनसुपरवाइज जो मशीन लर्निंग टेक्निक है, जिसमें एक बात यहाँ पर कह दी कि भाई अनलेबल्ड डेटा था और ऐसे ऐसी बातें थी। ठीक है, और आपको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया। ठीक, तो अनसुपरवाइज की बात करूं मैं यहाँ फिर से, एक तो आपने देख लिया कि ग्रुपिंग हो रही है। ठीक है, और ग्रुपिंग को ही हम क्लस्टरिंग बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द टास्क विच इज परफॉर्म्ड बाय द अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, दैट इज यू आर परफॉर्मिंग द क्लस्टरिंग। ठीक है, एक टास्क और होता है जो कि ये परफॉर्म करेगा। वैसे तो टास्क कई हैं लेकिन मैं मेजर टास्क पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। एक होता है एसोसिएशन। ठीक है, एक टास्क और है दैट इज कॉल्ड एस एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि यहाँ एक एक फेमस प्रॉब्लम है जिससे मैं मार्केट बास्केट प्रॉब्लम बोलता हूँ। मार्केट बास्केट प्रॉब्लम। एसोसिएशन का मतलब ये है, देखिए भाई, कि आप जैसे जो है शॉपिंग मॉल गए या आप किसी शॉप गए, यू वांट टू परचेज समथिंग, ऑलराइट, तो आपने यदि कोई एक आइटम एक्स खरीदा तो क्या चांस है कि आप वाई भी खरीदोगे? दैट इज द मार्केट बास्केट प्रॉब्लम। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मिल्क खरीदा, यू हैव परचेज द मिल्क,
So what is the chance that you are going to purchase bread? What is the chance that you are going to purchase butter? Okay, what is the chance that you are going to purchase the toast? ओके, तो ये होता है आपका एसोसिएशन। तो यहां पर रूल्स हैं, वी आर गोइंग टू डिफाइन अ रूल कि आपने ये खरीदा तो ये भी खरीदोगे क्या, ये खरीदा तो फिर ये भी खरीदोगे। तो इट्स एंड सो ऑन। सो एसोसिएशन जो है हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना आइटम्स के बीच में। ठीक है, दैट्स व्हाट एन एसोसिएशन इज, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ वन ऑफ द टेक्निक विच इज प्रेजेंट अंडर अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, तो एक ग्रुपिंग हो गया जिसको अपन क्लस्टरिंग कह रहे हैं, और एक हो गया एसोसिएशन जिसमें हम रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर रहे हैं वेरियस आइटम्स के बीच में। ओके, ये टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं। ऑल राइट, एंड देन फिर क्या हुआ, मतलब हम अब इसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे इन सारी बातों को। ठीक, तो मेरे पास जो है, लेट मी टॉक मोर अबाउट द अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा भी था कि आपके पास यहाँ पर अनसुपरवाइज्ड के अंदर आपको पैटर्न्स पता करना है डेटा में। कोई भी मशीन लर्निंग का मतलब ये होता है पैटर्न आइडेंटिफाई करना, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना, लेकिन डेटा में लेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको सिमिलैरिटी निकालना पड़ेगी, यही पैटर्न आइडेंटिफिकेशन होगा। ठीक है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटी। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये कारें हैं, अलग अलग कलर की कारें हैं। आप देख लीजिए कि ये जो रेड कलर की कारें हैं, ये आपकी ब्लू कलर की कारें हैं, और ये आपकी ग्रीन कलर की कारें हैं। ये इनको जब अलग अलग कर दे, इनका ग्रुप बना दे, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि भाई देखो हमने अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग लगाई और उसने इनको ग्रुप कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, सो यदि आप अलग अलग इमेजेस की कारें देते हो अनसुपरवाइज के अंदर, अल्गोरिदम जो है व्हाट इट विल डू, इट विल, द अल्गोरिदम इज नेवर ट्रेन्ड अपॉन दिस डेटा, मतलब उसको पहले से कभी ट्रेन नहीं करा था डेटा के ऊपर, विच मीन्स दैट इट डज नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द फीचर्स इन द डेटा। उसको नहीं पता, क्योंकि लेबल्ड थोड़ी ना है ये थोड़ी ना गिवन है कि भाई ये जो है ब्लू कलर की है तो ये इस कलर की है, एंड वॉलेट एंड ये रेड कलर, ऐसा कुछ नहीं, उसको पहले कोई जानकारी नहीं, बस आपने तो डेटा दे दिया उसको। ये मशीन लर्निंग अनसुपरवाइज के अंदर ये उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी कि वो डेटा के अंदर पैटर्न समझे। ये उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी कि वो डेटा के अंदर सिमिलैरिटी समझे। ठीक है, और सिमिलैरिटी समझने के बाद उसको क्लस्टर कर दे, उसका ग्रुप बना दे। इट्स अ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर जो है कई टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। क्लस्टरिंग नंबर 1 पर है, ये जो है इसको एक्सप्लोर करा जाएगा, इसके अंदर जो अल्गोरिदम्स है उनके बारे में पढ़ा जाएगा। इसमें फेमस जो है दैट इज के मींस क्लस्टरिंग, फेमस अल्गोरिदम। ठीक, तो बता दिया मैंने, सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई करना, ग्रुप बनाना, ये क्लस्टरिंग है। के मींस इसकी एक फेमस एल्गोरिथम है। इसके अलावा कई अदर टाइप की भी क्लस्टरिंग होती है, जैसे कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, ईएम, एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन क्लस्टरिंग, ये भी होती है। ठीक है, तो जैसे कि के मींस का एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर दिया है कि यार मैं जब के मींस एल्गोरिदम नहीं लगाता हूँ तो मुझे इस तरीके से ये डेटा पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो आपके 2D प्लेन पर पॉइंट्स ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन जब मैंने क्लस्टरिंग एल्गोरिदम लगाई तो इनकी ग्रुपिंग हो गई। यानी सीधी सी बात है, डेटा पॉइंट्स के बीच में सिमिलैरिटी पता कर लेना और उनका ग्रुप कर लेना। ये के मींस एल्गोरिदम ने कर दिया। कैसे काम करती है मैं आगे अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऑलराइट, देन आपके पास यहाँ ये इन्होंने अप्रोच भी यहाँ पर डिफाइन करी कि के मींस काम कैसे करती है। यदि आपको इन शॉर्ट में अप्रोच यदि पता करना है, मैं बता देता हूँ दैट क्या होता है कि, चलो मैं बताता हूँ आपको क्या है इसकी अप्रोच क्या बोलती है, उसको फिर डिटेल में आगे समझाऊंगा। देखिए, वहां पर आपने जो इमेज में देखा वो कुछ ऐसा था कि मेरे पास डेटा पॉइंट्स हैं। ओके, ऐसे मेरे पास डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं और मेरा गोल ये है कि इनको मैं ग्रुप कर दूं। ठीक है, ये मेरा गोल है। ठीक है, तो मुझे सिमिलैरिटी निकालना है डेटा पॉइंट्स के बीच में, यानी ये जो पॉइंट्स हैं और ये जो पॉइंट्स हैं, ऑब्वियसली
इन पॉइंटों में आपस में सिमिलैरिटी है तो इनका ग्रुप बन गया, इनमें सिमिलैरिटी है तो इनका ग्रुप बन गया, है ना। तो सर सिमिलैरिटी निकालना आप मैथमेटिकली कैसे समझा पाओगे इस बात को, क्योंकि यहाँ तो हर जगह मैथ्स होती है, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटी इन द डेटा, दैट्स व्हाट वी हैव टू यूज फॉर ग्रुपिंग। तो मैथमेटिकली समझाओ आप सिमिलैरिटी कैसे होगा। तो इसका मैथ्स ये कहता है डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स, ये कहता है मैथ्स। ओके, सिमिलैरिटी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स, ठीक है, ये होती है सिमिलैरिटी। जिन पॉइंटों के बीच की दूरी कम होगी, जहां पर डिस्टेंस कम होगा, भाई वो मेरे सिमिलर पॉइंट्स होंगे, उनको मैं एक ग्रुप में रखूंगा। और जिन पॉइंटों की दूरी जो है वो ज्यादा होगी, भाई मैं उनको अलग अलग ग्रुप में रखूंगा। तो आप ये देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर जो बनाए गए हैं, इनका जो ग्रुप बनाया गया है, इनकी दूरी जो है कम है, ठीक है, और इनकी दूरी जो है वो इनसे ज्यादा है, और आपस में इनकी कम है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं डिस्टेंस निकाल के डेटा पॉइंट्स के बीच में सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई करके इनका ग्रुप बनाऊंगा। अब यहां पर आपको बताया गया है के मीन्स एल्गोरिथम। आपको बोला गया है कि ठीक है, ये अप्रोच आपको फॉलो अप करना है और के मीन्स एल्गोरिथम जो है आपको अप्लाई करनी। तो के मीन्स में क्या होता है, देखिए मेरे पास ये जो डेटा है, फिर से बना रहा हूं, ये मेरे पास मौजूद है। ओके, लेट मी चेंज द पेन, फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूँ। ओके, एंड चलो आई गेस यूज हो रहा है क्या, ठीक है, ऐसा मेरे पास डेटा है, ठीक, ऑलराइट। अब के मीन्स एल्गोरिथम क्या करती है, यहां पर आपको पहले से ही बताना पड़ेगा कि कितने ग्रुप बनाने। स्टेप नंबर 1 in k means is it says that kindly initialize that how many groups you are expecting to be formed। तो यहां पर आपको प्री डिफाइन करना पड़ेगा के की वैल्यू, देना पड़ेगा आपको। ये कह रहा है के मीन्स, तो के एक ऐसी वैल्यू है जो आपको पहले से देना पड़ेगी कि भाई इतने ग्रुप बनाना है मेरे को डेटा पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर 2 बोला, मेरे को 2 ग्रुप बनाना, ओके। तो स्टेप नंबर 2 ये होगी कि एल्गोरिदम अपने मन से कोई भी 2 पॉइंट यहां पर, लेट अस सपोज एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, कोई भी 2 पॉइंट यहां पर स्पेस में ले लेगी, अज्यूम कर लेगी, एनी 2 पॉइंट्स यहां पर स्पेस के अंदर अज्यूम कर लेगी, जिनको हम कहेंगे सेंट्रियोइड्स C1 एंड C2। क्योंकि आपने कहा था कि हमें 2 ग्रुप बनाने हैं, तो उसी के करस्पॉन्डिंग ये 2 पॉइंट यहां पर क्या कर लेगी, अल्गोरिदम अज्यूम कर लेगी स्पेस में, ठीक है। और फिर इन जो सेंट्रोइड्स नाम दिया मैंने C1 C2, इनसे सभी पॉइंटों की दूरी निकाली जाएगी। यानी C1 से ये जितने भी पॉइंट्स, इनकी भी दूरी होगी, इनकी भी दूरी निकल जाएगी। फिर क्या होगा, और C2 से भी यही काम, same work will be performed with the C2। So at the step number 2 you are writing that you have to assign the centroids। So आपने C1 और C2 2 पॉइंट्स randomly assign कर दिए स्पेस में। And then step number 3 is you have to find the distance, ठीक है, आपको डिस्टेंस निकालना है C1 का एंड C2 का फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट, फ्रॉम एवरी पॉइंट प्रेजेंट इन अ स्पेस। ये आपको काम करना है, डिस्टेंस निकालना है आपको। अच्छा, अब जैसे कि हम ये देखें कि लेट अस सपोज C1 का इस पॉइंट से जो है सबसे कम डिस्टेंस आ रहा है, तो होगा ये C1 इसको बोलेगा देख भाई तू मेरे पास है, ठीक है, इसका मतलब अपन दोनों में सिमिलैरिटी है,
तो एक काम कर यार, तू मेरे ग्रुप में, अपन मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, ऐसा अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो C1 क्या करेगा, उस पॉइंट को बोलेगा कि भाई आप मेरे ग्रुप में आ जाइए। स्टेप नंबर 4 मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। तो C1 और वो वाले पॉइंट का, लेट अस सपोज ये जो पॉइंट है, आई एम मेंशनिंग हियर इट एज x1, अभी मैंने ऐसे ही बोल दिया, तो इनका एक ग्रुप बन जाएगा। उसी तरीके से C2 ने भी कोई अपना पॉइंट ढूंढ लिया होगा, उसका उसके साथ ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। कोई भी पॉइंट होगा, लेट अस सपोज आप ले लो x2, तो उसका उसके साथ ग्रुप बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात क्लियर हुई, वो क्या क्लियर हुई कि मतलब x1 पॉइंट C1 इस क्लस्टर में और x2 पॉइंट C2 दूसरे क्लस्टर, ऐसा मेरे को अभी पहले मिल गया। तो इसने क्या करा, दूरी आइडेंटिफाई करी, ठीक है, डिस्टेंस निकाला, और डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग ये पता चला कि ये वाला पॉइंट C1 के क्लोज है, तो उसने बोला कि भाई अपन दोनों मिलकर ग्रुप बना लेते हैं, तुम मेरे करीब हो, अपन दोनों में सिमिलैरिटी है, तभी तो तुम मेरे करीब हो। तो मैंने यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था, और डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, दैट इज यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला। यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा होता है, अंडर रूट ऑफ, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप देखते हैं, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, दिस इज यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो उसने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, और जिस पॉइंट की दूरी सबसे कम आई उसको बोल दिया कि आप जो है मेरे साथ ग्रुप फॉर्म कर, ठीक है, ये बोला गया। अब चलो ठीक है, इसने ग्रुप बना लिया, अब क्या करूं नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द टास्क विच वी कैन डू नेक्स्ट ईयर। ओके, तो यहां पर जो है अपडेट करना पड़ेगा मुझे सेंट्रोइड की वैल्यू। ओके, मैंने डिस्टेंस निकाल के इन दोनों को ग्रुप तो कर दिया, उसके बाद मुझे एक नया सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा। जो नया सेंट्रोइड होगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, ये देखो, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मिड पॉइंट होगा। मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉडर व्यू में समझाता हूँ, ठीक है, लेट मी शो यू दिस इन अ ब्रॉडर व्यू। तो लेट अस सपोज आपके पास एक पॉइंट था, ये आपके पास सेंट्रोइड था C1, जैसे ही ये पॉइंट इसके करीब था, क्योंकि तो आपने इनका ग्रुप कर लिया, अब मेरे को एक नया पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये जो कि सेंट्रोइड अब नया होगा, वो नया सेंट्रोइड आप इसे बोलोगे, ठीक है। और जो अब रेस्ट ऑफ द काम होगा वो इस वाले सेंट्रोइड को कंसिडर करके चलूंगा। तो लेट अस सपोज मेरे पास एक पॉइंट है 2,4, और ये मेरा सेंट्रोइड था 4,8। तो मेरा जो मिड पॉइंट होगा, ये जो नया वाला सेंट्रोइड होगा, दैट विल बी 2 + 4/2 कॉमा 4 + 8/2, ऐसे होगा, ठीक है। एंड देन फिर जो है, दिस विल बी 6/2 कॉमा 12/2, दैट इज इक्वल टू 3,6, ऐसा करके। तो मेरा जो नया वाला सेंट्रोइड आया वो आया है 3,6, ये सेंट्रोइड आया है, ठीक है। तो आपको ग्रुप बनाना है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, आपको ग्रुप बनाना है जो नियरेस्ट पॉइंट है। ग्रुप बनाने के बाद आपको नया सेंट्रोइड पोजीशन भी निकालनी है, दैट्स आल्सो यू हैव टू डू। तो ये मेरी नई वाली सेंट्रोइड पोजीशन है, ठीक है, ये निकल गया। अब इस सेंट्रोइड से बाकी सभी पॉइंटों की दूरी निकालो, अगेन सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई, सेम अप्रोच यू हैव टू फॉलो, ठीक है, दूरी निकालो आप सबकी। एंड देन निकालने के बाद क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज, ओके, ये निकालोगे आप, एंड निकालने के बाद अगेन जो भी पॉइंट नियरेस्ट आ रहा होगा, ठीक है, आप क्या करोगे, उसे उसे अगेन अपने इसी ग्रुप में शामिल कर लोगे। तो पहले ये वाला सेंट्रोइड था, एक पॉइंट तो ऑलरेडी इस ग्रुप में शामिल था, नया वाला सेंट्रोइड से एक और पॉइंट मिल गया, तो भाई आपने उसको भी ग्रुप में शामिल कर लिया। लेट अस सपोज वो ये वाला पॉइंट था, उसको भी ग्रुप में शामिल कर लिया, अब आपका ग्रुप बढ़ गया, ठीक है, आपका ग्रुप बढ़ गया। और फिर वापस से अब क्या करोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट्स नेक्स्ट, इसका, इसका, इसका,
तीनों का मीन लेके एक नया सेंट्रोइड निकालोगे, फिर से एक नया सेंट्रोइड निकलेगा, ठीक है, न्यू सेंट्रोइड विल बी फाउंड। और फिर इस सेंट्रोइड से बाकी सभी पॉइंटों की दूरी निकालोगे, फिर वापस ये काम करना है आपको, ठीक है, और फिर कोई एक और पॉइंट मिल जाएगा, उसको अपने ग्रुप में रख लेना, फिर नया सेंट्रोइड फिर निकालना, और फिर वापस से आपको जो है वो ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो इससे ये चीज समझ में आ रही है कि भाई देखिए, ये जितने भी पॉइंट्स मेरे पास स्पेस में मौजूद हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ये तो जहां पर है ये वहीं पर ही है। यदि किसी में बदलाव आ रहा है, यदि मूव कर रहा है, तो वहां जो है सेंट्रोइड मूव कर रहा है। यानी ये सेंट्रोइड पहले यहाँ पर था, फिर ये बाद में मीन निकालने के बाद फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, इस तरीके से आ गया। यानी अल्टीमेटली ये जो एल्गोरिदम है, ये जब तक चलती रहेगी, जब तक कि मेरा सेंट्रोइड अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ना पहुंच जाए। और एक बार ये अपनी इस पोजीशन पर पहुंच गया और बाकी अब कोई ऐसे पॉइंट नहीं बचे जिनकी दूरी निकाल के मिनिमम कर सकूं, तो मैं भले ही अपनी एल्गोरिदम को आगे चलाऊं, कोई अपडेट नहीं आएगा। यानी सेंट्रोइड की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, बस वहां पर मुझे स्टॉप करना है। ओके, आई विल बी स्टॉपिंग देयर, मैं रुक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई अब सेंट्रोइड की पोजीशन बदल नहीं रही है। यानी मेरे पास यहाँ पर के मीन्स एल्गोरिदम के अंदर ये अप्रोच हमने सीखी। हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे इस टेक्निक को वापस से, मैं अब क्योंकि अब मैं समझा तो चुका ही हूँ पूरा, ठीक है, तो मैं अब क्विक रिव्यू भी ले लूंगा, आगे वापस आएगा। तो हुआ ये कि भाई मेरे पास डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी था, पॉइंट्स मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे। मैंने के मीन्स के अंदर क्या करा, इनिशियली रैंडम असाइनमेंट करा किसी भी एक पॉइंट सेंट्रोइड के नाम से, फिर उससे सभी पॉइंटों की दूरी निकाल के जो है ग्रुप बनाना शुरू करा। तो मेरा अब अगला सेंट्रोइड लेटर सपोज ये आया, अगला सेंट्रोइड ये आया, अगला सेंट्रोइड ये आया, फिर अगला सेंट्रोइड ये आया, बस। और भाई इन सब का ग्रुप बन गया, ठीक है, और ये मेरा सेंट्रोइड यहाँ पर मुझे जो है फाइनल अपडेटेड मिल गया। तो सेंट्रोइड मूव कर रहा है, सेंट्रोइड इज मूविंग, पॉइंट्स तो वहीं की वहीं है, सेंट्रोइड मूव करता है, ये वाला पॉइंट। इसको यही अपन अप्रोच फॉलो करते हैं के मीन्स के अंदर, ठीक है, यानी वो सेंट्रोइड अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। आपने कहा था कि दो क्लस्टर बनना है, ठीक है, तो दो सेंट्रोइड उसने इनिशियली लिए और डिस्टेंस निकाल निकाल के वो बाद में मीन कर करके अपनी पोजीशन पर आ गए, ठीक है, यही मुझे शो करना है। क्लस्टरिंग यही होती है के मीन्स अप्रोच लगा के, ठीक है, वन ऑफ द फेमस एल्गोरिथम के मीन्स, इसको अपन काफ़ी प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड आगे भी इसका अपन एग्जाम्पल भी देखेंगे, इसका कोड भी देखेंगे, समझेंगे इसके बारे में और, ठीक है। देन एक होती है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में दो जो है, जैसे यहाँ पर आप कह रहे हैं ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, एक होती है एग्लोमेरेटिव और एक होती है डिवाइसिव। ये हायरार्किकल के अंदर आती है, एक होती है, इसको भी डिटेल में देख लेंगे अपन आगे, एग्लोमेरेटिव एंड डिवाइसिव। एग्लोमेरेटिव में क्या होता है कि आपका ग्रुपिंग यहाँ पर भी करना है आपको, है ना, क्योंकि अभी जब क्लस्टरिंग पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट एक ही चलेगा, ग्रुप करना, लेकिन अप्रोच बदल जाएगी ग्रुप करने की। आपने के मीन्स में देखा कि भाई मैं एक सेंट्रोइड लेकर फिर जो है वो डिस्टेंस निकाल कर फिर मीन करके ग्रुप करने की बात करो। अब हायरार्किकल क्लस्टरिंग में क्या होगा, इसने कहा कि भाई देखिए, आपके पास इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपके पास इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं, आप एक काम करें, ये आप देख रहे हैं, इसने इन दो पॉइंटों को ग्रुप करा, फिर इन दो पॉइंटों को ग्रुपिंग हुई है, ऐसे करके दो दो पॉइंटों की ग्रुपिंग हुई है, ठीक है, ग्रुपिंग हुई है दो दो पॉइंटों। ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस ही निकाला होगा, क्योंकि ग्रुप करने का क्राइटेरिया एक ही है, आपको ग्रुप करना है, दैट मीन्स आपको सिमिलैरिटी जो है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, दैट मीन्स अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स। ये काम कर रहा होगा आपने, ठीक है, तो यहाँ पर भी डेटा पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाला होगा, लेकिन खुद से मन से कोई सेंट्रोइड असाइन नहीं कर रहे हैं, और ना कोई ये कहा गया कि इतने नंबर के क्लस्टर बनेंगे ना। तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग में हमें ये बात कही गई है कि ना तो यहाँ पर कोई के वे है, ये कुछ भी नहीं है कि इतने क्लस्टर बनेंगे, और ना यहाँ पर कोई सेंट्रोइड वेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट है कि भाई अकॉर्डिंग टू द क्लस्टर इतने कुछ सेंट्रोइड होंगे, ये कुछ भी नहीं है यहाँ।
ठीक है, आप डेटा पॉइंट्स के बीच में दूरी निकाल रहे हो, जिनकी कम है भाई आप उनको ग्रुप करते चले जा रहे हो। तो एक ये क्लस्टर इन दोनों पॉइंट से बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, फिर वापस से इन दोनों से ये क्लस्टर बन गया, और फिर फाइनली ये क्लस्टर बन गया। यानी क्या होता है यहाँ पर एग्लोमेरेटिव में, हायरार्किकल क्लस्टरिंग के एग्लोमेरेटिव में कुछ इस प्रकार से स्थिति बनती है ये, यानी कि ये आपके मिनी क्लस्टर्स हैं, ठीक है, फिर आपका ये एक बड़ा क्लस्टर है, फिर ये आपका और बड़ा क्लस्टर है, ये ओवरऑल इसके अंदर है। तो डेटा पॉइंट्स की ग्रुपिंग करते करते हम पूरा एक ये क्लस्टर बनाते हैं, ये एग्लोमेरेटिव होता है। डिवाइसिव इसका उल्टा होता है। मतलब अच्छा, यहाँ पर देखो एग्लोमेरेटिव में लॉजिक ये कहता है कि इनिशियली आप जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनको इंडिविजुअल क्लस्टर मान के चले, कहें कि भैया तुम खुद ही क्लस्टर हो आपस, बाद में वही डिस्टेंस निकाल के सिमिलैरिटी करके उनको ग्रुप करना है, और इस तरीके से आप ग्रुप करके ये बना दोगे, ये एग्लोमेरेटिव है। डिवाइसिव उल्टा होता है। डिवाइसिव कहता है कि भाई जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं वो पूरा ही एक क्लस्टर है, बाद में ये रिवर्स प्रोसेस है एग्लोमेरेटिव की, फिर जिनमें ये डिसिमिलैरिटी निकालता है। यहां पर मैं सिमिलैरिटी निकाल रहा था, ये डिसिमिलैरिटी निकालता है, यानी उल्टा चलता है ये। अब जो पॉइंट्स दूर हैं उनको अलग अलग कर दिया, फिर यहां पर भी जो अंदर दूर हैं उनको भी अलग अलग कर दिया, ये उल्टा चल रहा। ये होता है डिवाइसिव। आप देख भी रहे हैं यहाँ पर, ये इसने पहले अज्यूम करा कि जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनका एक क्लस्टर बन रहा है, ठीक है, फिर बाद में उसने कहा कि भाई इनको डिवाइड कर देते हैं, फिर इनको फर्दर डिवाइड कर देते हैं, और बाद में ये सबको इंडिविजुअल पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देगा, सब इंडिविजुअल पॉइंट बन जाएंगे। ये डिवाइसिव इन नेचर है। दिस इज हायरार्किकल क्लस्टरिंग में डिवाइसिव वाला टाइप है ये। तो दो टाइप होते हैं, अभी एग्लोमेरेटिव डिवाइस है, इस तरीके से ये काम करते हैं, देख लेंगे इसके बारे में मैथ्स जो भी है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया, ठीक है। तो एग्लोमेरेटिव को बॉटम अप अप्रोच के नाम से समझाया जाता है, दिस इज बॉटम अप अप्रोच। और जो डिवाइसिव है उसे टॉप डाउन अप्रोच के बारे में समझाया जाता है, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। ये अप्रोच है, नाम दिया गया है, ठीक है। एग्लोमेरेटिव यानी बॉटम अप, यानी आप जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनको ग्रुप कर करके एक बड़ा क्लस्टर बनाए। और डिवाइसिव टॉप डाउन है, यानी जो बड़ा है उसके टुकड़े कर 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 उसको छोटा बनाए, ठीक है। दिस इज हाउ दे डिफाइन द क्लस्टरिंग हायरार्किकल एग्लोमेरेटिव एंड डिवाइसिव। फिर एक होती है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, ठीक है। अब डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर में भी यही कुछ काम है, अगेन सिमिलैरिटी ही मुझे निकालना है, ग्रुपिंग ही मुझे करना है, अप्रोच में थोड़ा सा चेंज आएगा। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग की अप्रोच डिफरेंट होगी। ये भी क्लस्टर आइडेंटिफाई करता है बट ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ डेटा, यानी कितने डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं स्पेस में जो कि आस पास हैं, बड़े क्लोजर हैं, तो उनका ग्रुप करके मैं क्लस्टर बनाता हूँ, ठीक है। सो इट एम्स टू डिस्कवर द रीजन्स ऑफ हाई डेंसिटी विच आर सेपरेटेड बाय द लो डेंसिटी। तो जहां पर पॉइंट्स का घनत्व ज्यादा, जहां पर पॉइंट्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा, उनका मैं ग्रुप करूंगा, और वो सेपरेट होंगे कहां से, उन पॉइंटों से जिनमें लो डेंसिटी, रीजन्स ऑफ लो डेंसिटी, ठीक है। तो यहां पर अल्टीमेटली क्या किया जाता है, स्टेप नंबर 1 क्या क्या फॉलो हो रहा है डीबी स्कैन के अंदर, ये कहता है कि आपको कोर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना है, okay, you have to identify the core points that have a sufficient number of neighboring points within a specified radius, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कलाकारी हो रही है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए डेटा स्पेस में जैसा था उसको तो वैसे ही रहने दो, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, ठीक है, ये है, और यहाँ पर ये भी कुछ डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास, एक ये पॉइंट है, एक दो पॉइंट यहाँ पर भी हैं, ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर हैविंग, ऐसा करके। तो डीबी स्कैन क्या करता है, डीबी स्कैन लेट अस सपोज उसने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को मार्क करा, और उसके अबाउट ये क्या कर देगा, एक रेडियस बना देगा, ठीक है, इट विल डिफाइन अ रेडियस। इसका काम है अपने नेबर, ओके, अपने नेबरहुड के अंदर, मतलब ये पता करना कि भाई मेरे नेबरहुड में है कौन कौन, ज्यादा पॉइंट्स है कि नहीं, ताकि मैं उसका ग्रुप बना सकूं, उसका क्लस्टर बना सकूं, इसका काम ये है। तो आप जैसे कि देखें यहां पर उसने मेंशन करा
कि कोर पॉइंट्स हैं। दे आइडेंटिफाई कोर पॉइंट्स दैट हैव अ सफिशिएंट नंबर ऑफ नेबरिंग पॉइंट्स विद इन अ स्पेसिफिक रेडियस। यानी आपने अभी तो रैंडमली इस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करा और उसके उसके अबाउट एक रेडियस बना दिया। ये तो मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को लिया था और इसके अबाउट मैंने रेडियस बना दिया, और मैं पता कर रहा हूँ कि इस रेडियस के अबाउट कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर विच आर कमिंग इन दिस पर्टिकुलर रेडियस। ज्यादा आ रहे हैं, हाई डेंसिटी है, तो भाई ऑब्वियसली भाई मैं जो है यहाँ पर इसे कंसिडर करूंगा। और सिर्फ एक कोर पॉइंट नहीं लेता ये, और भी पॉइंट्स को कंसिडर करता है। लेट अस सपोज ये भी एक कोर पॉइंट रैंडम असाइन हुआ, इसके अबाउट भी सेम रेडियस बनाया जाएगा। हो सकता है कि ओवरलैपिंग हो, तो ये ओवरलैपिंग को भी आइडेंटिफाई करेगा कि देखिए मैंने क्या करा था, इसको भी बनाया था, इसको भी कोर पॉइंट लिया था, ऐसे इनके आस साइड रेडियस बनाया और रेडियस में ओवरलैपिंग हो रही है, इन्हें सीधी सीधी बात है कि ये पॉइंट्स आसपास हैं। क्योंकि ओवरलैपिंग हो गई है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये रीजन दोनों आसपास रीजन है। यानी यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे जिनको मैं एक ग्रुप के अंदर रख सकता हूँ। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, मैं रख सकता हूँ उसे। तो यहाँ काम कोर पॉइंट्स का आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है। डेंसिटी रीचेबल, दैट मीन्स एक्सप्लांट द क्लस्टर बाय इटरेटिवली एडिंग द डेंसिटी रीचेबल पॉइंट्स विद इन द नेबरहुड। कोशिश ये करें कि भाई ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आपके रेंज के अंदर आ सके। ठीक है। एक्सपांड द क्लस्टर बाय इटरेटिवली एडिंग द डेंसिटी रीचेबल, यानी कि आपने यहाँ पर कोर पॉइंट लिया, एक कोर पॉइंट आपने इसको लिया, हो सकता है एक आध कोर पॉइंट आपके पास यहाँ पर हो, वहां पर भी सर्कल बन रहा हो। तो कोशिश यह है कि ऐसा तो नहीं जो इधर उधर वाले पॉइंट है वो भी इस रीजन के अंदर आ जाए। यदि इस रेडियस में आ जाए तो भाई मैं उनको भी अपने क्लस्टर में जोड़ लूंगा। अल्टीमेटली तो मेरा ये पूरा मिलाकर एक क्लस्टर बन जाएगा। अच्छी बात है, मेरा एक क्लस्टर बन जाएगा। ठीक है, ये मैं टास्क परफॉर्म कर दूंगा। अब इस बीच में क्या होगा कि देखिए ये पॉइंट है, तो भाई इसके ग्रुप में तो कोई है ही नहीं, ये तो आइसोलेटेड, ना तो यहां पर कुछ हो रहा है। ठीक है, यहां भी कोई भी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इनको कोर पॉइंट्स नहीं मानूंगा फिर। ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा पॉइंट है नहीं जिसको आप ग्रुप कर सको, ना इनसे कोई क्लस्टर बन रहा। ठीक है, ये टोटली आइसोलेटेड पॉइंट्स है। फाइन। तो यहां उसने कहा भी, इस पॉइंट को रेस का उसने कहा नॉइजी पॉइंट्स, असाइन डेटा पॉइंट दैट आर नॉट डेंसिटी रीचेबल, यानी ऐसे पॉइंट जिनसे कोई ग्रुप नहीं बन रहा, जो किसी भी क्लस्टर के अंदर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो उनको नॉइजी पॉइंट्स है, वो आउटलायर्स है। ठीक है, ऐसे पॉइंट यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाएंगे। ठीक है, ये डेंसिटी बेस्ड स्कैनिंग टेक्निक डीबी स्कैन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो आपको ये फॉलो करना है। एंड ये मेरे नॉइसी पॉइंट्स जो हैं वो मार्क हो गए। ये नॉइजी पॉइंट है, ये नॉइजी पॉइंट है, ये नॉइजी पॉइंट है, यहाँ कहीं कहीं भी आप देख लो। और ये मेरा एक और क्लस्टर बन सकता है। ठीक है, तो दो क्लस्टर बन रहे हैं, बाकी नॉइस है, आउटलायर है। दीज आर आउटलायर्स। ठीक है, जो कि प्रेजेंट है यहाँ पर, और वो उनसे मैं कोई ग्रुप नहीं बना पा रहा। ऑलराइट, ये बात समझ में आई आपको। ठीक है, सो दिस इज डीबी स्कैन अप्रोच टू परफॉर्म द ग्रुपिंग। ऑलराइट, तो अल्टीमेटली जितनी भी आपने टेक्निक्स पढ़ी यहाँ पर, वो यही बता रही हैं कि आपको सिमिलैरिटी, आपको क्लस्टरिंग करना है ना, आपको ग्रुप बनाना है ना। तो ग्रुप बनाने का तरीका है सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी के लिए आपको डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। जिन डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस कम आ गया, ओके, उनको आप एक ग्रुप के अंदर रखोगे। ठीक है, उनका ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो के मीन्स के अंदर हमने ये प्रोसेस को फॉलो करा। वहां पर हमने सेंट्रोइड असाइन करे, वहां पर के की वैल्यू आपको पहले से देना पड़ती है, प्री डिफाइंड देना पड़ेगी आपको कि कितने क्लस्टर बन रहे। लेकिन हमने ये शॉर्ट कमिंग को दूसरी वाली एल्गोरिथम के अंदर इंप्रूव करा। हमने कहा कि भाई हायरार्किकल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं देने वाले कि कितने क्लस्टर बन रहे, वो तो आप खुद ही अपनी अप्रोच लगाइए और बना लेना कितने बन रहे। हायरार्किकल के अंदर दो टेक्निक थी, एक होती है अग्लोमेरेटिव। ठीक है, अग्लोमेरेटिव, और एक होती है डिवाइसिव। ठीक है, अग्लोमेरेटिव ये कहता है कि भाई हम सारे डेटा पॉइंट को मिला मिलाकर फिर हम क्लस्टर बना लेंगे। डिवाइसिव ये कहता है कि भाई पूरा ही एक क्लस्टर है, बाद में मैं उसको तोड़ दूंगा।
नाम भी वही है ना, डिवाइस है, तो तोड़ दूंगा, ये ऐसा बोलता है डिवाइस है। फिर एक और अप्रोच अभी आपने पढ़ी जो कि डेंसिटी बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर कोर पॉइंट्स असाइन होते हैं, उनके अबाउट रेडियस बनता है। ठीक है, सारी बातें होती हैं। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, देर इज अदर अनदर एल्गोरिथम दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन क्लस्टरिंग। ठीक है, और इसकी अप्रोच अपन समय रहते जब जरूरत पड़ेगी उस समय पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं समझा रहा मैं इसको, इट विल टेक टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, कि एक्सपेक्टेशन एंड मैक्सिमाइजेशन किसे कह रहे हैं अपन। ओके, आगे बताऊंगा। मीनवाइल अपन एसोसिएशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। एसोसिएशन, जैसा कि मैंने कहा था आपसे, कि एक रूल है। ठीक है, एक रूल है जिसमें मुझे आइडेंटिफाई करना है कि रिलेशनशिप आइटम्स के बीच में हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, आई नीड टू फाइंड द एसोसिएशन रिलेशनशिप अमंग द आइटम्स विच आर प्रेजेंट इन द डेटा सेट। ठीक है, इट एम्स टू आइडेंटिफाई फ्रीक्वेंट आइटम्स। ठीक है, एंड जनरेट द रूल्स टू डिस्क्राइब द को ऑकरेंस डिपेंडेंसी बिटवीन द आइटम्स। ठीक है, तो मुझे फ्रीक्वेंट आइटम्स का मतलब यह है कि यदि आप मिल्क परचेस कर रहे हो तो आप ब्रेड भी परचेस कर रहे हो, तो इनका एक सेट बन जाएगा। ठीक है, इनका एक सेट बन जाएगा, इसको कह रहा हूं मैं फ्रीक्वेंट आइटम्स, फ्रीक्वेंटली परचेज आइटम्स। ठीक है, हम न्यूमेरिकल देखेंगे इस पर आगे। ऑलराइट, तो यही मुझे आइडेंटिफाई करना है, फ्रीक्वेंट आइटम्स का डेटा। ठीक है, और उसकी भी कई एल्गोरिदम्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं पहले कह भी चुका था, अप्रियोरी एल्गोरिदम। ठीक है, और वहाँ पर मार्केट बास्केट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के लिए जो अप्रियोरी एल्गोरिदम का यूज़ किया गया है। ठीक है, और जैसे कि आप यहाँ सामने देख रहे हो, आइटम्स ही मेंशन कर रखे हैं ना आपको, ब्रेड है, बटर है, एंड एक्सेट्रा आइटम्स यहाँ पर। जैसे आपने बास्केट नंबर वन, दिस इज योर बास्केट नंबर वन, जिसमें आपने ये वाले आइटम्स को रखा। बास्केट नंबर थ्री के अंदर आपने ये आइटम्स को रखा। बास्केट टू में आपने ये रखा, बास्केट फोर में ये रखा। अब वो आप क्या करते हैं, जैसे आप 5 बार दुकान पर गए, 5 टाइम्स आप शॉप पर गए। आपने जब पहली बार गए तो ये खरीदा, दूसरी बार गए तो ये खरीदा, तीसरी बार खरीद गए तो ये खरीदा, एंड 4th टाइम ये खरीदा, 5th टाइम ये खरीदा। तो वो एक रूल डिफाइन करेगा कि अच्छा, इस तरीके से आपने परचेजिंग करी है, आपने इस तरीके से आइटम्स को परचेज करा है। तो भाई मैं कुछ ऐसा समझ पा रहा हूँ कि जब कभी भी आपने ब्रेड को खरीदा है, आपने बटर ज़रूर खरीदा है। ऐसा मेरे को पता लगा है। और यदि आपने बटर खरीदा है, तो आपने फिर साथ में कुछ और, जैसे जो भी हो ये, ठीक है, ये एक आइटम और खरीदा है आपके साथ। ठीक है, तो ऐसा मैं रूल जो है वो डिफाइन कर पा रहा हूँ। यही एसोसिएशन है, यही अप्रोवरी एल्गोरिथम आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, सो अप्रियोरी इज अ पॉपुलर अप्रोच फॉर माइनिंग एसोसिएशन रूल्स। ठीक है, इट्स अ पॉपुलर अप्रोच, और ये भी बॉटम अप अप्रोच स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। और कैसे काम कर रही है ये, इट विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्रीक्वेंट आइटम्स। ठीक है, फ्रीक्वेंट आइटम्स जो कि अ, अपने रेगुलरली आप जैसे जा रहे हैं और आप आइटम्स को परचेज कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन निकालने वाली बात है। ठीक है, फाइन, वो चीज़ कही गई है। और उसके लिए भी यहाँ उन्होंने मेंशन कर रखा है, दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको मुझे आगे डिटेल में समझाना है। दैट इज द सपोर्ट एंड द कॉन्फिडेंस। सपोर्ट एंड द कॉन्फिडेंस, ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आगे मुझे इन्हीं पर ही बात करनी है। देर इज वन मोर एल्गोरिदम, अभी मैं पूरा तो एक्सप्लोर नहीं करूंगा अप्रोरी क्या होता है, क्योंकि इट विल टेक अ टाइम, क्योंकि जब मैं एल्गोरिदम पढ़ाऊंगा तो वहीं पूरा डिस्कस करूंगा, अभी से इंट्रोड्यूस करूंगा। देर इज वन मोर, एफपी ग्रोथ, एपी ग्रोथ एल्गोरिदम। ये भी एसोसिएशन को आइडेंटिफाई करेगी, जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी पर बेस्ड है। ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। वो क्या होती है मैं आगे बताऊंगा, और यहाँ पर स्टेप्स लिखे हैं एफपी ग्रोथ के। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो भाई ऐसा है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है ये हम खास करके फोकस करते हैं सुपरवाइज्ड पे। हमारा जो खास टारगेट रहता है वो होता है आपका रिग्रेशन क्लासिफिकेशन पर। बट अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम है। इसके कई एप्लीकेशंस हैं, कई जगह अपन अनसुपरवाइज को यूज करते हैं फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है,
एंड जैसा कि आई गेस यहाँ पर कुछ मेंशन कर रखा है उन्हीं के बारे में, मार्केट बास्केट एनालिसिस एसोसिएशन रूल में ये हेल्पफुल है। अभी आपने ऊपर देखा कि बिजनेस में हम कम से कम ये तो समझ सकें कि कस्टमर का जो पैटर्न है किसी भी प्रोडक्ट को लेने का वो क्या है। अब जैसे कि मुझे समझ में आ गया कस्टमर क्या करता है, ब्रेड लेता है तो बटर भी लेता है तो मिल्क भी लेता है, तो भाई मैं काम करूंगा ये सारे के सारे प्रोडक्ट एक ही शेल्फ के अंदर रख दूंगा, तो उसको परेशान नहीं होना पड़ेगा ढूंढने के लिए। ओके, सीधी सी बात है, मेरे को एसोसिएशन यदि पता चल जाएगा तो भाई मैं इन सारे सामानों को उसी शेल्फ के अंदर रख दूंगा, तो परेशान नहीं होगा। यही तो फायदा हो गया मार्केट बास्केट का। ऑलराइट, फाइन, दैट इज व्हाई वी अंडरस्टैंड मार्केट बास्केट। ठीक, रिकमेंडेशन सिस्टम। रिकमेंडेशन सिस्टम का मतलब क्या है? रिकमेंडेशन में अगेन, यदि मुझे यूजर का यूजर का पैटर्न समझ में आ गया, बिहेवियर समझ में आ गया, उसको क्या पसंद है, उसका इंटरेस्ट समझ में आ गया, तो मैं उसी करस्पॉन्डिंग उसको रिकमेंडेशन देना शुरू कर दूंगा। यानी कि कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप जो है Amazon जो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट है उसको विजिट करते हैं, ठीक है, तो आप अलग अलग आइटम देखते हैं, तो ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट वाले हैं ना, ये आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं, है ना। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इंटरनेट पे आप यदि कर रहे हो तो और आपके बारे में पता ना हो, सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। वो आपकी हर एक एक्टिविटी, इंटरनेट पे आप कनेक्टेड हो, वो आपकी सारी जानकारी है, मतलब ठीक है, आपकी सारी एक्टिविटी पे नजर। तो आप वो जो ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, वो पैटर्न देखती है कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट को देखा, भले खरीदा ना, देखा कौन कौन से, वो सब ध्यान में रख रहा है। उसकी शॉर्ट फाइल बना लेता है, कुकीज़ के फॉर्मेट में सेव कर लेता है आपकी मशीन पे। नेक्स्ट टाइम वो उसी कुकीज़ को, या हो सकता है अपने सर्वर पर भी बना ले, जो भी कुछ चीज़ें हैं, बड़ा तगड़ा खेल है इसके पीछे। तो फिर वो करने के बाद क्या करेगा, जब आप नेक्स्ट टाइम वापस से उस वेबसाइट को ओपन करोगे तो वो उठा के आपको यही रिकमेंड कर, वो जो प्रोडक्ट आपने पहले सर्च करे थे वो उसके रिकमेंडेशन देना शुरू कर देगा। और ऐसे ही नहीं है, आजकल की जो वेबसाइट्स बन रही है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म बन रही है। क्रॉस प्लेटफॉर्म आपने देखा होगा कि यार आपने अमेजन पे कुछ सर्च करा, फेसबुक पर आपको वही वाली चीजें नजर आ रही हैं। आपने ऑब्जर्व करोगे आप, यदि आपको पता चलेगा कि यार मैंने अमेजन पे कुछ सर्च करा था, ये फेसबुक पर मुझे क्यों दिख रही है, मतलब वो वाले प्रोडक्ट फेसबुक पे दिखाना शुरू कर देगा या इंस्टाग्राम पे दिखाना शुरू कर देगा, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। तो रिकमेंडेशन सिस्टम अनसुपरवाइज है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट नोट कर रहा है वो, और इंटरेस्ट के हिसाब से वो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर रहा है। ये भी अनसुपरवाइज के अंदर आता है। फ्रॉड डिटेक्शन में, ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन में यानी कि भाई जिन डेटा पॉइंट्स में सिमिलैरिटी है उनका तो ग्रुप बन जाएगा, लेकिन कोई ऐसा डेटा पॉइंट है जो कि डिसिमिलर है, ठीक है, उसका पैटर्न मैच नहीं कर रहा, रेगुलर जिस प्रकार की एक्टिविटी होती है यदि उसका पैटर्न मैच नहीं कर रहा तो भाई वो फ्रॉड है। यानी सीधी सीधी बात है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का यूज अपन एनॉमली डिटेक्शन में कर सकते हैं। एनॉमली डिटेक्शन यानी ऑड वन आउट, ठीक है, कोई ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति जिसका बिहेवियर जो है वो सही नहीं है। और यहाँ पर ये फ्रॉड डिटेक्शन आपके फाइनेंशियल में आता है, जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह, ऐसे प्रोजेक्ट बनते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन हो जो कि नॉर्मल ट्रांजेक्शन या नॉर्मल या रेगुलर ट्रांजेक्शन की तरह ना हो, उसका बिहेवियर नॉर्मल ना हो, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं से आउटसाइडर ने किसी कोई हरकत करी, आप ये फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग से सॉल्व कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है। नेटवर्क एनालिसिस भी कुछ उसी तरीके से है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो कि आप अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एज पर द एप्लीकेशन जैसे मैं कहूँ तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो है, दिस इज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कैन डू सच टास्क। कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेज का तो एज सच अभी फिलहाल कोई बात नहीं कर सकते डिसएडवांटेजेस को लेकर, ठीक है। अभी मुझे लग नहीं रहा कि इस पे फोकस करें, फिर भी यदि आप कुछ पॉइंट्स देखना चाहें तो ये कह रहा है कि भाई इसका खास फोकस जो है ये पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन करने में ही है। अब भाई क्या करें, भाई मेरे को टारगेट तो दिया नहीं ना तुमने, अब जब टारगेट नहीं दिया तो मेरे को कुछ ना कुछ तो करना है, तो भाई मैं पैटर्न आइडेंटिफाई करूंगा तो डिस्टेंस और सिमिलैरिटी के बेसिस पर ही करूंगा, मेरे को यही है, दैट्स व्हाट आई नीड टू डू, ठीक है। तो
इसने कहा कि भाई पैटर्न आइडेंटिफाई करो और डिस्टेंस बेस्ड है, ये पूरी सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई करो, उसी से तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग हो गई, तुम बहुत तैयार हो गए। अब जो तुमसे टेस्टिंग करवाई गई, यानी कि जब अनसीन डेटा पर तुमसे बोला गया कि अब जरा बताओ क्या रिजल्ट आएगा, वहां पर हो सकता है कि मेरा मॉडल स्ट्रगल करे, हो सकता है, हो सकता है। लेकिन भाई ये तो एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन करा है, जरूरी नहीं है हमारी बहुत अच्छे से अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम चलती है। ठीक है। सेंसिटिव टू द डेटा क्वालिटी एंड द प्री प्रोसेसिंग, ये बात तो है। देखिए, ये तो मशीन लर्निंग के वो अ, जब आप बात कर रहे थे इन केस ऑफ दैट सुपरवाइज अलगोरिथम, वहां भी यही था। डेटा क्वालिटी, आपने डेटा क्लीनिंग अच्छे से करी है, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग अच्छे से करिए, वहां पर आउटलायर आउटलायर कोई नहीं है, तो भाई आपकी अलगोरिथम अच्छे से चलेगी, नहीं तो फिर परेशान हो। तो ये सेंसिटिव है आउटलायर के लिए। ठीक है। परफॉर्मेंस को असेस करना डिफिकल्ट है। देखिए भाई क्या होता है कि परफॉर्मेंस एसेस तो हो जाएगी, इवेल्युएट कर सकते हो आप मॉडल को, यहाँ भी कोई ऐसा वाली बात नहीं है। यू कैन इवेल्युएट योर मॉडल हियर ऑल्सो। यहाँ पर भी स्कोर्स कैलकुलेट करे जाते हैं, जैसे आप रिग्रेशन में और क्लासिफिकेशन में करते थे ना, रिग्रेशन में एमएससी करते थे, ठीक है, और क्लासिफिकेशन में आप एक्यूरेसी निकालते थे। यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी मॉडल को इवेल्युएट किया जा सकता है। यहाँ पर जैसे एक होता है सेलाउटी स्कोर, सेलाउटी स्कोर होता है, ठीक है, ये निकालते हो आप। और भी कई स्कोर्स होते हैं, वो आप कर सकते हैं, मॉडल के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा सकता है। दैट्स नॉट अ डील, कर सकते हैं। ये कह रहा है बायस्ड रिजल्ट दे रहा है। अब बायस्ड बोले तो भाई जैसा पैटर्न है डेटा का, जैसे सिमिलैरिटी आ रही है वैसे रिजल्ट देगा, और बायस्ड वाली क्या बात है। ठीक है, बायस वाली क्या बात है। ये कह रहा है कि इफ द इनपुट डेटा कंटेन्स बायस्ड, ठीक है, अब वही मैंने कहा भाई यदि बायस दे रहे हो, डेटा का पैटर्न जैसा था तो वैसे ही रिजल्ट देगा, वो वहीं से सीखेगा भाई। अब उसमें और क्या इंटेलिजेंस वाली बात करोगे आप। ठीक है, यदि आपने बायस्ड डेटा दिया और बायस्ड डेटा से मॉडल को ट्रेन करा, तो भाई जैसे डेटा से ट्रेन करोगे वैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे। ये तो मशीन लर्निंग क्या, एलएलएम में भी ये लफड़ा, एलएलएम्स में भी यही है। ठीक है, जैसा डेटा से मॉडल को ट्रेन करोगे ना, वैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे, सीधी सी बात है। उसमें और क्या, ये कोई ड्रॉबैक है यहाँ पर मेंशन। ठीक है, ये मुझे बताना था अनसुपरवाइज के बाद। ठीक है, ऑलराइट, आई होप दिस मेक्स अ सेंस। आज की क्लास कैसी लगी आपको, हाउ यू फाइंड टुडेस क्लास, आपको समझ में आया?